बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, इसका कोर्स कोड है जोलॉजी 510। 3 क्रेडिट आवर का ये कोर्स है। इसमें 2 क्रेडिट आवर जो हैं वो थ्योरी के हैं और एक जो है वो प्रैक्टिकल है। कोर्स प्लान के अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बायो एनर्जेटिक्स है क्या। ठीक है, तो डिफाइन करते हैं। बायोएनर्जेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसडक्शंस, यानी कि चेंजेस ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर दैट अकर इन लिविंग सेल एंड ऑफ द नेचर एंड फंक्शन ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस अंडरलाइंग दीज ट्रांसडक्शंस। बायोएनर्जेटिक्स जो है वो असल में डील करती है, क्वांटिटेटिवली डील करती है, यानी कि मिकदारी मुताला करती है किसका, उन तमाम तब्दीलियों का। ठीक है, कौन कौन सी तब्दीली, जो एक एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है। ठीक है, फिर जिस सेल्स के अंदर जाती है, यानी कि लिविंग सेल्स के अंदर, लिविंग सेल्स का मुताला करती है, उसको डील करती है। एंड नेचर और फंक्शन ऑफ केमिकल प्रोसेसेस, और उस नेचर को और फंक्शंस को, केमिकल प्रोसेसेस को जो है वो डील करती है बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, यानी कि एनर्जी और उसके रिलेटेड जितने भी हैं, एनर्जी किस फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज हुई, हु इज द रिस्पॉन्सिबल टू चेंज दिस कन्वर्जन। ठीक है, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्जन ऑफ दिस कन्वर्जन, सो ऑन। जो भी एनर्जी की चेंजेस में जो भी फैक्टर्स, जो भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, या जहां पर ये अक्कर होती है चेंजेस, उन तमाम को हम क्या कहते हैं, बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। उनकी स्टडी को बायो एनर्जेटिक्स डील करती है। Although many of the principles of thermodynamics have been introduced in earlier, these tools are quantitatively useful here. अगर हम बायो एनर्जेटिक्स को या एनर्जी को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जो है वो एनर्जी के, एनर्जेटिक्स के या थर्मोडायनामिक्स के, ठीक है, 2 लॉज जो है उनको डिस्कस कर लेना चाहिए। फर्स्ट लॉ है, द फर्स्ट लॉ इज द प्रिंसिपल ऑफ द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये बुनियाद है एनर्जी की कन्वर्जन की। फॉर एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। एनर्जी में चेंज फ्रॉम one form or to another, or it may be transported from one region to another, but it cannot be created or destroyed. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि ना तो हम एनर्जी को पैदा कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ ये चेंज होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर और वन फ्रॉम वन रीजन टू एन अनदर रीजन। इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें कि एनर्जी प्रोडक्शन की, तो एनर्जी प्रोडक्शन की नहीं है, ये एनर्जी कन्वर्जन्स होती हैं। मसलन जिस तरह हम वाटर प्लांट्स के बारे में बात करते हैं कि पानी के जरिए से जो है वो बिजली पैदा करना, तो वो वाटर पोटेंशियल होता है, हाइट के ऊपर जो है वो पानी को स्टोर किया जाता है, जिसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो स्टोर होती है। उसको जब हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करवाते हैं, ऊपर से जब फॉल करवाते हैं, तो वही एनर्जी जो है वो टरबाइन को चलाती है और वही जो है वो, यानी तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी चेंज हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। सेकंड लॉ क्या कहता है, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स व्हिच कैन बी स्टेटेड इन सेवरल फॉर्म्स। फर्स्ट सेकंड लॉ जो है उसकी कई शक्लें होती हैं, कई डेफिनेशंस हो सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेज दैट द यूनिवर्स ऑलवेज टेंड्स टुवर्ड इंक्रीजिंग डिसऑर्डर। अब यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर को हम एंट्रोपी भी कह सकते हैं। ठीक है, कि यूनिवर्स जो है जो भी काम कर ले हमेशा क्या करेगी, डिसऑर्डरनेस में इजाफा करेगी, इंट्रोपी में इजाफा करेगी, और इंट्रोपी होती ही है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द डिसऑर्डरनेस इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो कोई भी फॉर्म हो, कोई भी शक्ल हो, ठीक है, यूनिवर्स हमेशा क्या कर रही है, डिसऑर्डरनेस जो है वो उसको इंक्रीज कर रही है।
इन ऑल नेचुरल प्रोसेसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस। जितने भी तमाम प्रोसेसेस हो रहे हैं उसमें यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इन सेकंड वर्ड जैसे कि हमने एंट्रोपी की डेफिनेशन की है कि एंट्रोपी है क्या असल में, एंट्रोपी ये है कि डिसऑर्डरनेस, ठीक है, डिसऑर्डरनेस, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक डायग्राम बनाई गई है, इसमें हम जो भी काम कर रहे हैं बोल रहे होते हैं तब भी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। लाइट बल्ब जो है वो उसको ऑन किया हुआ है तब भी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो जो भी काम कर रहे होते हैं यूनिवर्स में, जो भी काम कर रहा होता है वो एक ही चीज का सबब बनता है, वो क्या है, एंट्रोपी या डिसऑर्डरनेस की इंक्रीमेंट का। तो बायोएनर्जेटिक्स में सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी जो है वो हमें समझनी चाहिए वो है गिब्स फ्री एनर्जी या फ्री एनर्जी, ठीक है। तो फ्री एनर्जी क्या है, इंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी क्या है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो है वो हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए जब हम बायोएनर्जेटिक्स को डील कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और इसमें चेंज जो होती है वो डेल्टा जी कहलाती है। द फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ इट्स एंथैल्पी प्लस product of the temperature and entropy of the system. Free energy of reaction is represented by G. अब यहाँ पर बात की गई है कि ये सम है किसका, इंथैल्पी का। इंथैल्पी क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट ऑफ अ रिएक्शन या ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी, सॉरी इंथैल्पी। किसी भी रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी होती है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है कि प्रोडक्ट है टेम्परेचर की और एंट्रोपी की, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस एंथैल्पी को जमा कर लिया जाए तो हमारे पास क्या बनती है, फ्री एनर्जी बनती है। अब इसकी प्रॉपर अगर हम डेफिनेशन करें तो ये होती है द अमाउंट ऑफ एन एनर्जी कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क ड्यूरिंग अ रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर कोई भी एनर्जी या जो है वो इस कैपेबल है, इस इतनी सलाहियत रखती है कि वो किसी भी वर्क को परफॉर्म करवा सके, या किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्री एनर्जी कहते हैं। वन रिएक्शन प्रोसीड विद द रिलीज ऑफ फ्री एनर्जी, ऐसा जब रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, फ्री एनर्जी चेन डेल्टा जी हैज अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डेल्टा जी को हम एंथैल्पी भी कह सकते हैं, फ्री एनर्जी को हम एंथैल्पी भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी केमिकल प्रोसेस जब उसमें एनर्जी रिलीज होती है तो हमारी जो डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी होती है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव होती है। एज सेम केस इन द फ्री एनर्जी एंड द रिएक्शन इज सेड टू बी एक्सर्गोनिक। केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो कि इस रिएक्शन को जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी है जो है ये बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए यूज की गई है, एक्सर्गोनिक। इसका मतलब ये होता है रिमूवल ऑफ हीट, ठीक है। इसकी ऑपोजिट जो है केमिस्ट्री के अंदर होता है एंडोथर्मिक, लेकिन बायोकेमिस्ट्री के अंदर होता है इन एंडरगोनिक रिएक्शंस द सिस्टम गेन्स फ्री एनर्जी एंड डेल्टा जी इज पॉजिटिव। अगर कोई ऐसा रिएक्शन परफॉर्म होता है जिसमें एनर्जी जो है वो हमारे पास गेन होती है, ऐड होती है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडरगोनिक रिएक्शन कहते हैं, या केमिस्ट्री के अंदर एंडोथर्मिक। तो अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो हम एक्सर को हम ले लेते हैं एक्सोथर्मिक, एंडर को हम ले लेते हैं एंडोथर्मिक, अगर आप याद करना चाहते हो। सेकंड है एंथैल्पी। क्या है, एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं H से, ठीक है। इट इज द हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्शन सिस्टम। अच्छा, हम यहाँ पर ना टर्मिनोलॉजी जो है वो सिस्टम की, इसको पहले कंसिडर करते हैं कि ये है क्या, सिस्टम क्या है। एवरीथिंग इज अंडरस्टूड इज नोन एज सिस्टम। कोई भी चीज जिसका हम मुताला कर रहे होते हैं वो क्या होती है, सिस्टम होती है। एवरीथिंग एक्सेप्शनल टू द सिस्टम इज नोन एज अ सराउंडिंग। उस सिस्टम के अलावा जितनी भी बाकी तमाम चीजें हैं, मसलन हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं एक बीकर के अंदर,
ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स होंगी वो हमारा सिस्टम है, लेकिन जो बीकर होगा वो क्या है, सराउंडिंग है। क्यों? क्योंकि हमारे अंडर स्टडी जो है वो रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, बीकर हमारे अंडर स्टडी नहीं है। ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जितना भी टोटल हीट कंटेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। सेकंड पॉइंट है, इट रिफ्लेक्ट्स द नंबर एंड काइंड्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स। अंडरस्टूड बात है कि केमिकल कंपाउंड, रिएक्टेंट भी एक केमिकल कंपाउंड होते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, सिंपली हम कह सकते हैं प्रोडक्ट्स भी जो नहीं बनती हैं वो भी केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल्स में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड होती है। ठीक है, या हम सेकंडली इसको कह सकते हैं कि ये इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, या अगर हम बात करें तो बॉन्ड रोटेट करते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड रोटेट करते हैं। ठीक है, जैसे रॉकिंग है, सीजरिंग है, इस तरह की रोटेशन जो है, अगर वो रोटेशन की बात करें, बारह जो भी है, जितनी भी एनर्जी जो स्टोर होती है केमिकल्स के अंदर, ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स होती है। ठीक है, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन रिलीजेस हीट, जब केमिकल रिएक्शन हीट रिलीज करता है, इट इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक। वही बात होगी कि केमिस्ट्री के अंदर हम उसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक कहेंगे। The heat content of the product is less than that of the reactant and delta H has by convention a negative value। Understood बात है, चूंकि हीट रिलीज हो चुकी है, हीट क्या हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब ये जो बात है कि प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो लेस देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स होती है, इस बात को हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। रिएक्टिंग सिस्टम दैट टेक अप हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड एंडोथर्मिक एंड हैव पॉजिटिव वैल्यू डेल्टा एच। असल में केमिस्ट्री के अंदर वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, यानी कि अगर सिस्टम खुद ब खुद जो है वो वर्क डन करता है, केमिकल रिएक्शंस आपस में जो है वो, सॉरी, केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, यानी कि अगर कोई केमिकल चेंज खुद से आती है, ठीक है, आपस में रिएक्ट करने से आती है, उसके ऊपर कोई इनपुट नहीं लगाना पड़ती, तो उसमें अंडरस्टूड बात है कि एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, जैसा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग एसिड बेस को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, तो उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें किसी भी इनपुट की जरूरत, कोई एनर्जी, कोई टेम्परेचर, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही हम एसिड बेस को आपस में मिलाते हैं तो वो क्या करते हैं, हीट को रिलीज कर देते हैं। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, केमिकल्स ने खुद ब खुद वर्क डन किया है और एज अ रिजल्ट एनर्जी इज रिलीज, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नोन एज पॉजिटिव। तो जब हम कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और उसको एनर्जी देते हैं, ठीक है, सराउंडिंग से एनर्जी मिलती है, तो उसमें डेल्टा एच जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंट्रोपी की। इट इज अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन फॉर द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम। सिस्टम के अंदर रैंडमनेस आ जाए, डिसऑर्डरनेस आ जाए, तो हम क्या कहते हैं, उसे एंट्रोपी कहते हैं। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन आर लेस कम्प्लेक्स and more disorder than the reaction is said to proceed with the gain entropy। ठीक है, पहली बात तो ये है कि लेस कम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है, जो चीज केमिकल्स के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स या एटम्स आपस में कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी उतनी ही कम होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे पास एक प्रोडक्ट बनी है जिसमें डिसऑर्डरनेस है, रिएक्शन आर लेस कम्प्लेक्स एंड मोर डिसऑर्डरनेस है किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, तो वो क्या है, हाईली अनस्टेबल है। तो अंडरस्टूड बात है कि वो क्या होगी, उसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगी। मसलन हम ये कहते हैं, इस एग्जांपल को समझते हैं कि हमारे पास एक गिलास है, हमने उसे उठाया। ठीक है, अब इस गिलास में समझिए, यहाँ पर तकरीबन सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर इंशाल्लाह हो जाएंगे कि गिलास को हमने ऊपर उठाया है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी या हाइट की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। जब हम उसको नीचे फेंकते हैं तो वो गिलास मूव करता है। अब वही जो ग्रेविटेशनल या पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी। अब वो जब किसी फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर गिरता है, तो अब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, कन्वर्ट हो चुकी होती है। जैसे ग्लास फ्लोर के ऊपर गिरा तो कुछ एनर्जी जो है
वो ग्लास को ब्रेक डाउन करने में रिलीज हो जाएगी, कुछ एनर्जी जो है वो साउंड प्रोड्यूस करने में रिलीज हो जाएगी, कुछ कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ एनर्जी जो है वो हीट प्रोड्यूस करने में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो ओवरऑल जो है क्या हुई है, डिसऑर्डरनेस पड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से एंट्रोपी हमेशा यूनिवर्स के अंदर क्या होती है, इंक्रीज होती है। रिलेशनशिप बिटवीन द चेंजेस इन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। अब हम देखते हैं कि एंथैल्पी, फ्री एनर्जी और एंट्रोपी का आपस में क्या रिलेशन है। अगर आप देख रहे हो तो हम डेल्टा जी इज अ फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पर टी क्या है, तो ये टी यहाँ पर जो है वो एक टेम्परेचर है, ये देखें ये टी क्या है, टेम्परेचर है। डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन है, और डेल्टा एस क्या है, ये एंट्रोपी है। डेल्टा जी, चेंज इन फ्री एनर्जी, एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क। सेकंड पॉइंट है अप्रोचेस जीरो एज रिएक्शन प्रोसीड टू द इक्विलिब्रियम, यानी कि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो वो क्या हो जाती है, डेल्टा जी एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, अप्रोचेस टू जीरो, जीरो के बराबर हो जाती है। प्रिडिक्ट्स वेदर अ रिएक्शन इज फेवरेबल और अनफेवरेबल। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं फ्री एनर्जी के बारे में। सेकंड है एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, हीट रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन। अंडरस्टूड बात है कि या तो रिलीज होगी या क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। डज नॉट प्रिडिक्ट वेदर ए रिएक्शन इज फेवरेबल और अनफेवरेबल। कभी भी एंथैल्पी चेंज जो है, क्योंकि एंथैल्पी चेंज तब होती है जब रिएक्शन परफॉर्म हो रहा हो। ठीक है, और रिएक्शन की फेवरेबिलिटी जो है वो हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन से पहले कि ये फेवरेबल है या कि नहीं है। ठीक है, और इंट्रोपी की बात करें, चेंज इंट्रोपी, मेजर ऑफ द रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस डज नॉट प्रिडिक्ट वेदर अ रिएक्शन इज फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो अगर हम इन तीनों को रिलेट करें तो ये बनता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये आपस में इस तरह से रिलेट करते हैं। फ्री एनर्जी, द एनर्जी दैट सेल्स कैन एंड मस्ट यूज इन इज फ्री एनर्जी। वो एनर्जी जो सेल यूज करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्री एनर्जी कहते हैं। डिस्क्राइब बाय द गिब्स फ्री एनर्जी, जी से रिप्रेजेंट करते हैं वही बातें हैं। विच अलाउज द प्रिडिक्शन, बेसिक जो पर्पज है यहाँ पर फ्री एनर्जी को डिस्क्राइब करने का वो ये है, विच अलाउज द प्रिडिक्शन ऑफ, ये प्रिडिक्शन करती है क्या, द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल की डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा। ठीक है, ये हमें कौन बताता है, फ्री एनर्जी बताती है। देयर एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये हमें क्या बताती है, एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन बताती है। अब यहाँ पर एक और बात मैं क्लियर करता जाऊं, यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम की बात हो रही है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि जितने डायनामिक इक्विलिब्रियम का इससे मुराद ये है कि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स किसमें कन्वर्ट हो रहे होते हैं, रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। और थर्ड वन क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क they can perform at constant temperature और pressure। और थर्ड हमें ये बताती है कि कितना वर्क जो है वो किया गया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। तो फ्री एनर्जी हमें 3 बातें बताती है, डायरेक्शन, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये हमारे पास फ्री एनर्जी एंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पर देखें जी, ये हमारे पास है रिएक्टेंट्स, एक्स एक्सिस पे टाइम रखा गया है, वाई एक्सिस पे गिब्स फ्री एनर्जी रखी गई है। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो रिएक्टेंट्स, अब यहाँ पर रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये जो है ये डेल्टा जी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रिएक्टेंट्स जो हैं, अगर आप गौर से देखें तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, कहाँ पर, लोअर वैल्यू पे एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स को अगर हम वाई एक्सिस से मिलाते हैं तो एक्स जो रिएक्टेंट्स है उसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एनर्जी जो हुई है वो एब्जॉर्ब हुई, कैसे, रिएक्टेंट्स जो हैं वो एट लोअर एनर्जी स्टेट पे हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, हायर एनर्जी स्टेट पे हैं। तो अंडरस्टूड बात है कि जब एक चीज हाई लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगी तो वो क्या होगा, सॉरी, तो वो क्या होगा कि
एनर्जी को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी तो याद रखिएगा कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो मोस्टली वो कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होता। ठीक है अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें जो हैं वो डिस्क्राइब की हैं। पहला, रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस, वही बात कि अगर एनर्जी एब्जॉर्ब, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होता है जो खुद ब खुद हो, या फिर हम सेकंड डेफिनेशन जो मॉडर्न डेफिनेशन उसकी करते हैं कि एक दफा उसको इग्नाइट कर दिया जाए, जैसे बर्निंग ऑफ कोल है तो फिर वो जलता रहता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या होता है कि रिएक्शन को कंटिन्यूअसली एनर्जी देना पड़ती है तब वो जाके एक स्टेज पे पहुंचता है। तो ऐसा रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होता। सेकंड पॉइंट है एनर्जी इज एब्जॉर्ब, अंडरस्टूड बात है। लोअर एनर्जी स्टेट से कहां पर जा रहा है, हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है, तो क्या होगा कि जो एनर्जी होगी वो एब्जॉर्ब होगी। और डेल्टा जी जो है वो क्या आ रही है, ग्रेटर देन जीरो आ रही है। ठीक है, अंडरस्टूड बात है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो डेल्टा जी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। नेक्स्ट है एक्सर्गोनिक रिएक्शन। ठीक है, पहला हमने पढ़ा था एंडरगोनिक, अब है एक्सर्गोनिक रिएक्शन। उसी तरह टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे रखा है और गिव्स फ्री एनर्जी को हमने वाई एक्सिस पे रखा है। अब हम बात कर देखें, अब यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हैं वो हायर एनर्जी स्टेट पे हैं और प्रोडक्ट्स जो है वो क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट। तो सारी की सारी कंडीशन इसके क्या हो जाएंगी, ऑपोजिट हो जाएंगी। मसलन ये रिएक्शन जो है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस था, तो ये फिर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और आपको नजर आ रहा है कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं तो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और सेकंड वन क्या होगा कि डेल्टा जी इज लेस देन जीरो होगी। अब कुछ पॉइंट्स है फ्री एनर्जी के बारे में, वो मजीद डिस्कस कर लेते हैं। हीट फ्लो इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ सेल्स। हीट का फ्लो करना जो है वो एनर्जी सोर्स नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि हीट फ्लो होता है from one region to another region because heat can do work only as it passes to a zone or object at lower temperature। जब वो लोअर टेम्परेचर पे पहुंचते हैं तभी जो है वो पॉसिबल होता है। हेटरोट्रोफिक सेल, आपको पता है कि एक्वायर फ्री एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट मसल्स, कहते हैं कि वो न्यूट्रिएंट मसल से क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। या फिर फोटोसिंथेटिक सेल एक्वायर इट फ्रॉम एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन। ये एग्जांपल दी गई हैं कि एनर्जी जो है वो कहाँ कहाँ से, अगर हम मसल्स की बात करें तो वो एनर्जी हासिल करते हैं कहाँ से, न्यूट्रिएंट से, जो हम खुराक खाते हैं। अगर फोटोसिंथेटिक सेल की बात करें तो चूंकि फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस खुद करते हैं, ठीक है, लिहाजा ये क्या करते हैं, सोलर रेडिएशन से एनर्जी हासिल करते हैं। बोथ काइंड्स ऑफ द सेल ट्रांसफॉर्म फ्री एनर्जी इनटू एटीपी, यानी कि वो एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में स्टोर की जाती है, एटीपी के फॉर्म में। एंड अदर एनर्जी रिच कंपाउंड्स कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर द बायोलॉजिकल वर्क एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है या किसी और, जैसा फास्फोराइल ट्रांसफेरेज है, ठीक, थायोएस्टर्स हैं, तो इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर कर लेते हैं और जब हमें जरूरत पड़ती है तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फ्री। अभी तक जो हमने बात की है वो है फ्री एनर्जी, लेकिन अब जो हम बात करें वो है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। बेटा लफ्ज से ही जाहिर हो रहा है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का से क्या मुराद है। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी से मुराद ये है कि एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर जो एनर्जी चेंजेस आएगी, जो फ्री एनर्जी होगी, हम उसे क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन करें, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन आपको पता है 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या 290 डिग्री केल्विन होना चाहिए। व्हेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इनिशियली प्रेजेंट एट 1 मोलर कंसंट्रेशन, याद रखिएगा कितनी है, 1 मोलर कंसंट्रेशन फॉर अ गैसेज एट पार्शियल प्रेशर। अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स जो हैं वो गैसेज फॉर्म में है तो उनका प्रेशर होना चाहिए 101.3 किलो पास्कल और 1 एटमॉस्फेयर। याद रखिएगा स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी है, टेम्परेचर की बात करें तो 225 डिग्री सेल्सियस है या 290 डिग्री केल्विन है। कंसंट्रेशन की बात करें तो 1 मोल है। अगर गैसेस की बात करें तो उनका प्रेशर कितना होना चाहिए, 101.3 किलो पास्कल। अगर हम इसको पास्कल में कन्वर्ट करते हैं तो 101,325 पास्कल बनता है, या फिर हम इसको हम कह सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर है। द फोर्स ड्राइविंग द सिस्टम टुवर्ड इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज अ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी। और अब यहाँ पर बात हो रही है कि वही एनर्जी
जो किसी काम को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती है, वर्क डन के लिए ज़रूरी होती है, एट एनी कंडीशन उसे हम फ्री एनर्जी कहते हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात की जाए तो फिर वो जो एनर्जी कहलाती है वो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कहलाती है। द स्टैंडर्ड स्टेट फॉर द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व हाइड्रोजन आयन इज 1 मोलर, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए, पीएच क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन रेज करते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पीएच जो होती है वो 7 होती है, तो फिर हम यहाँ पर करते हैं कि पीएच जो है वो ड्यूरिंग रिएक्शन चेंज ना हो, कांस्टेंट पीएच रहे। तो हमें पता है कि जो ह्यूमन बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें पीएच जो है या ब्लड जो है वो एज ए बफर का काम करता है जो पीएच चेंज होने नहीं देता। ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं कि उसकी जो पीएच है वो भी क्या है, कांस्टेंट है, और वो क्या है, 7 है। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज 55.5 मोल आर एसेंशियली कांस्टेंट, दोनों क्या है, कांस्टेंट है। अब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रोसीड बिकॉज अंडर दीज कंडीशन डेल्टा जी इज इक्वल टू, यानी कि ये देखिए ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है और ये क्या है, फ्री एनर्जी, सिंपल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब दोनों ये बराबर हो जाएं तो ये क्या होती हैं ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। जब दोनों फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी आपस में बराबर हो जाए तो ये क्या होती है, स्टैंडर्ड। हाउएवर द डेल्टा जी यानी कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कैन नॉट प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस बिकॉज इट इज कंपोज सोलली ऑफ कांस्टेंट्स, यानी कि आर कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट आर है, इसी तरह टेम्परेचर है, इसी तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एंड इज नॉट देयरफॉर अल्टर्ड बाय चेंजेस इन प्रोडक्ट्स और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के चेंज होने से ये चेंज नहीं होती। रिलेशनशिप बिटवीन द डेल्टा जी यानी कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी एंड के इक्विलिब्रियम, तो हम जब इसकी बात करते हैं तो इन अ रिएक्शन ए बी अ पॉइंट इक्विलिब्रियम इज रीच्ड एट विच not chemical change takes place. That is when A is being converted to B as fast as B is being converted to A। वही बात कह रहा है कि जैसे ही A जो है वो कन्वर्ट हो रहा है उस स्पीड से B में, तो B भी उसी स्पीड से कन्वर्ट हो रहा है E में, तो इसे हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम जब बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने में क्या होता है, प्रोडक्ट्स हमेशा ऊपर रखे जाते हैं और रिएक्टेंट्स हमेशा नीचे रखे जाते हैं। व्हेन के इक्विलिब्रियम इज कांस्टेंट एंड ए एंड बी आर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी, ठीक है, इफ द रिएक्शन ए बी is allowed to go to equilibrium at constant temperature and pressure, then at equilibrium the overall delta G is 0। तो डेल्टा जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है जब भी डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है। ये हमारे पास फ्री एनर्जी है, ठीक है, ये 0 के बराबर है, और ये फर्दर डेल्टा जी इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स के, ये इक्वेशन है। वेयर द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट देयर रेशियो इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, यानी कि वो कह रहा है कि जो एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी की है वो बराबर हो जाए किसके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की आपस में। तो हमारे पास ये आता है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम यानी इस इक्वेशन को क्या किया गया है, मॉडिफाई। दिस इक्वेशन अलाउज सम सिंपल प्रेडिक्शन, ये प्रेडिक्शन करती है क्या। अब यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है, इफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर हो जाए, 1 के, देन डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, जितनी फॉरवर्ड रेट है उतना ही क्या है, रिवर्स रेट है। इफ के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा जी इज स्मॉलर देन 0। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जा रहा है, और रिवर्स में है उसकी क्या स्पीड, स्लो है। इक्विलिब्रियम इज लेस देन 0 देन डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड में ये देखिए ये एरो का निशान जो है वो स्मॉल, ये शो कर रहा है कि फॉरवर्ड में रेट क्या है, कम है, और रिवर्स में क्या है, ज्यादा है। तो ये उनका डिफरेंस है फ्री एनर्जी चेंज के, एक्चुअल फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड फ्री। तो ये उसकी each chemical reaction has a characteristic standard free energy change which may be positive, negative और zero। इसी तरह एक्चुअल फ्री एनर्जी जो होती है फंक्शन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड ऑफ द टेम्परेचर प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द कंडीशंस। Delta G of any reaction proceeding spontaneously toward its equilibrium is always negative,
या बिकम लेस नेगेटिव एज द रिएक्शन प्रोसीड एंड इज जीरो। कहता है कि डेल्टा जी जो होती है वो नेगेटिव होती है या लेस नेगेटिव होती है या फिर क्या होती है जीरो, यानी कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक अनचेंजिंग वैल्यू ऑफ फॉर अ गिवन रिएक्शन, यानी कि गिवन कंडीशन जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। ये हमने बात की थी फ्री एनर्जी की, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की, एक्चुअल एनर्जी की। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन सेशन के अंदर जो है उसको हम डिटेल में देख लेंगे। अल्लाह हाफिज़।